भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। पुतिन के बहुत बड़े कमांडर की हत्या ने अब ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हत्या मॉस्को में हुई और अब काउंटर अटैक का डर कैपिटल क्यू को लग रहा है। पुतिन ने अपने बहुत ही भरोसेमंद जनरल की हत्या के बाद कसम खाई है कि वो कातिल को छोड़ेंगे नहीं, उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे और अगले 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन में बहुत बड़े हमले का सायरन बजने लगा। तो अब सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की के लिए ये डेथ वारंट बन गया है ये धमाका? मॉस्को में वही हुआ जिसका पूरे यूरोप को डर था। इस कार के परखच्चे उड़ाने वाला धमाका हुआ, पूरा रूस हिल गया। पुतिन का बहुत ही खतरनाक जनरल, जिस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो इस धमाके में मारा गया। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस मर्डर का बदला लेने का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया है। नाम लेफ्टिनेंट जनरल फनिल सरवारोव, पद आर्मी ऑपरेशन ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख, यानी रूस की सेना की ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा। यह धमाका 22 दिसंबर को मॉस्को की यासिनेवा स्ट्रीट पर हुआ। तब सुबह के 7 बज रहे थे। पुतिन के सबसे खतरनाक कमांडरों में थे लेफ्टिनेंट जनरल फनिल सरवारोव। कहा जा रहा है कि पुतिन 2026 में जनरल सरवारोव को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे, यानी 2026 का युद्ध और नेटो के खिलाफ तैयारियों को लेकर के पुतिन ने अपना सबसे भरोसेमंद जनरल खो दिया है। लेफ्टिनेंट फनिल सरवारोव की कार में धमाका हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुतिन इस धमाके के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन को दंड जरूर देंगे और जब वो सजा देंगे तो उनकी लाठी में आवाज भी नहीं होगी। इस कार की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि मर्डर करने वाले ने कितने पुख्ता तरीके से अपने टारगेट को खत्म किया है। Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров। इस हमले को लेकर शक कहें या फिर 100% यकीन माना जाए, पुतिन को पता है कि उसके जनरल का मर्डर किसने किया है। रूस ने इशारा कर दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फनिल सरवारोव के मर्डर में यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, यानी रूस बता रहा है कि उसके कमांडर को मारने का ऑर्डर कीव से जारी हुआ और ये ऑर्डर देने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. क्या यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का नाम लेकर रूस ने बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया है? क्या पुतिन के कमांडर को मारने की सजा ज़ेलेंस्की का डेथ वारंट भी हो सकता है? अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के कमांडर पर हमला किया है तो इसे पुतिन पर ही हमला माना जाएगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच एक कमांडर की हत्या के बहुत बुरे नतीजे आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फनिल सरवारोव पुतिन के बहुत ही भरोसेमंद जनरल थे। वो चेचनिया में हुए युद्ध में हिस्सा ले चुके थे
और सीरिया में पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी पुतिन को जहां सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, कमांडर फनील सर्बारोव को वहां तैनात किया गया। रूस में जनरल फनील सर्बारोव को मारने के खिलाफ बड़ा माहौल बन चुका है। रूस की पब्लिक में गुस्सा है। रूस के नेता बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और अब वो कातिल के लिए सिर्फ मौत की सजा चाहते हैं। रूस में संसद की रक्षा समिति के सदस्य एंड्रे कोलेस्निक ने कहा कि हमें जनरल की हत्या करने वाले पूरे सिस्टम को पहचानना होगा। उनको पकड़ने की भी जरूरत नहीं, उनको पूरी तरह तबाह कर देना चाहिए, जैसे आतंकवादियों को किया जाता है। Мама у меня проснулась, запаниковала и видела уже, что подъехали полицейские, пожарная, скорая помощь. Думает, вот, нужна помощь, она такая сильно больная. Вышла, проверила, спросила у соседей, но сразу же зашла, чтобы если опасная ситуация, чтобы все-таки дома. Слышала, да, и взрыв был, слышала, но сначала я не придала этому значения, а потом уже, соответственно, только когда ребенок шел. Страх. Я вообще думал, что герань сбили какую-нибудь, ну, либо безголотники украинские. Вот. Какие действия предприняли? Пошли посмотреть? Ну, посмотреть нет, не пошел, новости почитал, пока не было никакой информации. Вот, все остальное только с утра узнал. सवाल ऐसे में ये है कि पुतिन अब अपने जनरल का बदला किससे और कैसे लेंगे। इसका खौफ सिर्फ यूक्रेन में नहीं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक में फैल चुका है। यानी बदला ज़ेलेंस्की से लिया जाएगा, यूरोप से लिया जाएगा या फिर अमेरिका से लिया जाएगा, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के युद्ध में उनकी खुफिया एजेंसी SBU यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को पूरा सहयोग इन्हीं के जरिए से मिल रहा है। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ट्रंप से लेकर पूरा यूरोप जानता है कि रूस के कई कमांडर ऐसे ही मारे गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी SBU रूस के अंदर कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुकी है, जिसमें रूस के कई जनरलों को बहुत ही खामोशी से मौत के घाट उतारा जा चुका है। अब आप ये समझिए कि ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी को किस किस ताकत की मदद मिलती रही है। चाहे वो अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6, आप इसमें फ्रांस की DGSE यानी डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी शामिल कर सकते हैं, और जर्मनी की BND। ये दोनों एजेंसी भी यूरोप की बहुत खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। CIA के साथ मिलकर इनका पूरा सहयोग यूक्रेन के खुफिया एजेंसी SBU को मिल रहा है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के साथ साथ अब खुफिया एजेंसियों के बीच चल रहा खूनी खेल और खतरनाक होने जा रहा है। अगर रूस में ये हत्याएं ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर हो रही हैं, तो समझ लीजिए 2026 उनके लिए बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के जनरल को टारगेट किया गया है। 2022 में जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से 17 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मॉस्को में हत्या कर दी गई। स्कूटी बम धमाके का इस्तेमाल किया गया। 15 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिव की मॉस्को में हत्या कर दी गई। ये मर्डर कार बम धमाके से किया गया। अब 22 दिसंबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल फनील सर्बारोव को मार दिया गया है। इसमें भी कार बम के धमाके का इस्तेमाल किया गया। पोक्रोवस्क जैसे मोर्चों पर फेल हो चुके ज़ेलेंस्की को डरने की जरूरत है। रूस के तीसरे कमांडर का मर्डर ज़ेलेंस्की के लिए आखिरी ऑर्डर साबित हो सकता है। पुतिन ने 2024 में अपने एक और जिगरी जनरल इगोर किरिलोव की हत्या पर क्या कहा था, ये जानने के लिए देखिए कि क्यों ये जनरल अपनी हाई प्रोफाइल की वजह से टारगेट बन रहे हैं। दिसंबर 2024 को यूक्रेन ने रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को मारने का दावा किया था। जनरल किरिलोव
रूस में परमाणु, जैविक और रासायनिक फोर्स के प्रमुख थे। उन्हें रूस का परमाणु जनरल कहा जाता था। मॉस्को में उनके घर के बाहर इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छुपाकर रखा गया था, जिसके धमाके में लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव और उनके जूनियर इलिया पोलिकार्पोव की हत्या कर दी गई। Вы сказали покушение. Я вам благодарен за это, потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации. И в Курске сейчас. ज़ेलेंस्की ने सितंबर 2025 में कहा था कि रूस के बड़े-बड़े कमांडरों पर हमला किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस के कमांडरों को पता होना चाहिए कि उनका बम शेल्टर कहां है। अगर वो युद्ध नहीं रोकेंगे तो उनको बम शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऐसा वक्त है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के कमांडर को मारने की सजा ज़ेलेंस्की का डेथ वारंट भी हो सकता है। 29 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है और इसका इशारा नेतन्याहू ने कर दिया है। नए साल के 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है और इस बैठक को ऐसे युद्ध की मीटिंग कहा जा रहा है जो 2026 में पूरी दुनिया को जला सकती है। दो 2026 से पहले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग ने ईरान से लेकर रूस और लेबनान से लेकर यमन तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खामनेई से लेकर पुतिन और हमास, हिजबुल्लाह से लेकर हूथी मिलिशिया तक सबको मालूम है कि जब व्हाइट हाउस में मिल बैठेंगे 2 जिगरी यार तो फिर तय होगी वर्ल्ड वॉर। 29 दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर होंगे और इस दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग फाइनल हो चुकी है। जब यूक्रेन युद्ध का आखिरी फैसला करीब नजर आ रहा है और ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, तब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम करने वाला इजराइल अब लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ उसकी टक्कर, या यूं कहें कि दूसरा युद्ध बहुत करीब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में 2026 का नया फ्रंट पक्का किया जा रहा है? अब दुनिया के किस हिस्से में उसका दुश्मन जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर कई धमाकेदार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होने वाला है? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month. डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध खत्म करने वाला उनका जुनून और उसका नतीजा दुनिया लगातार देख रही है। वो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2026 में भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी, इसके सबूत बनकर नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम वाले दावों के बीच
ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे ये लोग हमास के विरोधी लड़ाका ग्रुप हैं। ये गाजा के उस हिस्से में आराम से ऑपरेट कर रहे हैं जहां इजराइल का कब्जा अब भी बना हुआ है। इस लड़ाका ग्रुप ने आखिरी दम तक हमास से लड़ने की कसम खाई है और यही लड़ाका ग्रुप अब हमास को खत्म करने के बाद खुद गाजा पर हुकूमत करना चाहता है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल इस लड़ाका ग्रुप का समर्थन कर रहा है। ये बात नेतन्याहू ने जून 2025 में ही बता दी थी, लेकिन हमास को पूरी तरह रोकने में फेल रहे इजराइल ने अब उसके दुश्मन ग्रुप का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि हमास ने इस ग्रुप के लीडर यासुर अबी शबाब को पहले ही खत्म कर दिया है, यानी हमास ने नेतन्याहू के प्लान बी को तगड़ा झटका दिया है। अब इस लड़ाका ग्रुप का सरगना बना है गसान दुही ने और उसने कसम खाई है कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। ما بعد وقف اطلاق النار لانه حماس كانت تدعي انه احنا ميليشيات او عصابات تعمل مع الجيش الاسرائيلي اثناء الحرب. اليوم احنا بنقول لا، احنا مش ميليشيات، احنا قوة عسكرية متواجدة على الارض. احنا مش ميليشيات، احنا الادارة، احنا اليوم साफ नजर आ रहा है कि हमास से लड़ने के लिए नेतन्याहू ने गाजा में अब नया मिलिशिया तैयार कर लिया है। ऐसे में गाजा में एक बार फिर ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें हमास विरोधी गुट को इजराइल ने पूरी मदद दी है और गाजा में फिर खून बहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। वैसे नेतन्याहू को खामोश करने वाली सबसे बड़ी ताकत अब इजराइल का वो करप्शन केस बन चुका है जिसमें उनकी बार बार पेशी हो रही है और नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति से माफी देने की अपील भी कर चुके हैं और इसके लिए ट्रंप से पैरवी करने की डिमांड भी कर चुके हैं। ट्रंप भी जब इजराइल गए थे तो वहां की संसद में भाषण के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की पैरवी की थी। I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon? Give him a pardon. ट्रंप ये भी जानते हैं कि इजराइल की पब्लिक में नेतन्याहू को लेकर गुस्सा भरा हुआ है और उनके भ्रष्टाचार के केस को लेकर इजराइल की जनता लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। इसीलिए ट्रंप नेतन्याहू को बचाने के लिए औपचारिक रूप से दखल देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। Been coming here almost once a week throughout Benjamin Netanyahu's trial to make sure that the trial continues, to express our dismay, and especially today after Bibi Netanyahu, without pleading guilty, without taking responsibility. And we won't let him to run away from his crimes and from sitting in jail. We know that Trump is asked to exonerate him, but Trump is not an Israeli. We have a legal system, and according to our legal system, there is no such thing as requesting to cancel your files in the courts. इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में कुछ बड़ा जरूर होगा और इसीलिए अमेरिका और इजराइल के दुश्मन इस वक्त 29 दिसंबर की मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होगा? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान और इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं?